नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम जो 14 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट पे कंडक्ट हुआ है। इस शिफ्ट पे पूछे गए जीके के सवाल एग्जाम खत्म होने के बाद जो टेलीग्राम पर स्टूडेंट ने सेंड किए हैं। तो जीके के सवाल यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। लगभग 25 में से 20 सवाल मिल चुके हैं। सभी सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो का अंत तक आपको बने रहना है। और पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी आपने ये एग्जाम दिया है, कमेंट सेक्शन में बताना आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। सवाल नंबर 1 देखते हैं। कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना जो दोनों सिस्टर हैं, अस्थाना सिस्टर, वो किस क्लासिकल डांस से बिलोंग करती हैं? तो शास्त्रीय नृत्य कथक से संबंध रखती हैं कमलिनी और नलिनी अस्थाना। ये उत्तर प्रदेश के आगरा की बहन जोड़ी हैं जो कथक की बनारस घराने शैली के अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं। तो ये भारत और विदेशों में कथक की बनारस घराना शैली है। कमलिनी और नलिनी अस्थाना, ध्यान रखना, बनारस घराना शैली को लोकप्रिय बनाने के लिए इनका योगदान रहा है। तो कथक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें। उससे पहले टेक्स्ट बुक की 10 वर्ष की सबसे बेहतरीन डील आपके सामने है। अब तक जो भी टेक्स्ट बुक पास की प्राइस रही है लास्ट 10 वर्ष में जब टेक्स्ट बुक आया है, उसमें आज जो आपको टेक्स्ट बुक पास की प्राइस मिल रही है वो सबसे कम रुपए में मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक पास प्रो की बात कर रहा हूँ। टीटीटी के कूपन कोड यूज़ करने पर ये डील आपकी ग्रैब हो जाएगी। तो यहाँ पर स्वतंत्र दिवस के अवसर पर यदि आप टेक्स्ट बुक पास 14 और 15 अगस्त को लेते हो तो ये पास आपको हमेशा मिलता है 499 में। अभी यहाँ पर हाफ प्राइस हो चुका है 269 रुपये में टेक्स्ट बुक पास प्रो ले सकते हो। पास प्रो का मतलब प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर होते हैं वो मॉक फॉर्म में आप अटेम्प्ट कर सकते हो और उन पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट रहते हैं। और टेक्स्ट बुक पास का मतलब ये है कि सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में 700 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में यहाँ पर कवर हो जाते हैं। और 16 अगस्त से इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। तो जो अब तक टेक्स्ट बुक से नहीं जुड़े हैं या फिर मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, अभी भी मौका है। सभी एग्जाम स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के एक ही पास में यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ईयरली वैलिडिटी मिल रही है टेक्स्ट बुक पास प्रो की लोवेस्ट प्राइस में। टीटीटी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला सवाल है, आवर्त सारणी के 13वें ग्रुप का 113वां तत्व कौन सा है? पीरियोडिक टेबल का जो 3B ग्रुप या फिर 13वां ग्रुप है, इसका 113वां एलिमेंट आप देखेंगे, NH वाला एलिमेंट आपको पूछा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों निहोनियम एलिमेंट NH। 13वें ग्रुप के तत्वों में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम और निहोनियम आते हैं, जिसमें निहोनियम का आपको पूछा है। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप जो P ब्लॉक के ग्रुप्स हैं जितने भी, उनका आपको एलिमेंट ज़्यादातर पूछा जाता है। 13वां 14वां कार्बन ग्रुप है, फिर नाइट्रोजन ग्रुप 15वां, 16वां ऑक्सीजन है, 17वां ये जो हेलोजन ग्रुप है, 18वां आपकी नोबल गैसेज है। इन ग्रुप का अलग अलग नाम भी हैं। तो विशेषकर जो नाम वाले ग्रुप हैं, जैसे 11वां जो ग्रुप है उसे सिक्का धातु कहलाता है। 15वां ग्रुप को निट्रोजन्स कहते हैं। 16वां ग्रुप को कैल्कोजन या चैल्कोजन कहा जाता है। 17वां हेलोजन, 18वां उत्कृष्ट गैस है। पहला ग्रुप है एल्कली मेटल और सेकेंड ग्रुप है क्षारीय मृदा धातुएं। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, किस कोशिकांग को कोशिका के डाकघर के रूप में जाना जाता है? डाकघर पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल्स हैं वो दोस्तों गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय को कहा जाता है। बाकी इसके अतिरिक्त गोल्जी काय को यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। कोशिका का यातायात प्रबंधक गोल्जी काय, डाकघर गोल्जी काय। कोशिका की आत्मघाती थैली है जो लाइसोसोम है, ये प्रमुख रूप से पाचन का कार्य करती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। एटीपी होती है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका झिल्ली कोशिका का रक्षक है। नेक्स्ट वाला है, पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंध रखते हैं? पंडित बिरजू महाराज की बात करें तो कथक के ये डांसर हैं बिरजू महाराज। प्रमुख क्लासिकल डांसर का अलग से वीडियो बनाया हुआ है, सभी का वेरी इंपॉर्टेंट, उनको जो अवार्ड मिल चुके हैं थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का डांस है, इनके नर्तक में रुक्मणी देवी अरुंदले का नाम आता है, ई कृष्ण अय्यर का आता है, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, ये भरतनाट्यम के डांसर हैं। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का है, इसमें बाला सरस्वती, रागिनी देवी, राधा और राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्राणी रहमान, ये कुचिपुड़ी के। कथकली के VN मेनन, गुरु कुंचुक रूप, गोपीनाथ, कोटकल शिवरामन, रीता गांगुली, कथकली जो केरला का है। ओडिसी की बात करें तो इंद्राणी रहमान, चार्ल्स फैब्री, गुरु पंकज चंदास, कैलुचरण महापात्र ओडिसी के हैं, सोनल मानसिंह ओडिसी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मणिपुरी में विशेष रूप से गुरु विपिन सिंह का पूछ लिया जाता है। कथक का आपको बिरजू महाराज पूछा है, लीला सोकी, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंता जोशी, सभी कथक की है। क्षत्रिय इंपॉर्टेंट है जिसमें शंकर देव, सरोडी शेकिया और गुरु जतिन गोस्वामी क्षत्रिय के हैं। मोहिनीअट्टम जो केरला का है, VN मेनन, कल्याणी अम्मा, सुनंदा नायर,
कलामंडलम सम्मति, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन, मोहिनीअट्टम के हैं। नेक्स्ट वाला है स्मृति मंधाना किस WPL टीम से संबंध रखती है? तो वुमेन प्रीमियम लीग IPL की तर्ज पर जो हुई है अभी 2023 में पहला टाइटल, तो इसमें स्मृति मंदाना है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की खिलाड़ी हैं। इसके अतिरिक्त प्रमुख जो भारतीय खिलाड़ी में जैसे आपको पूछ ले शिखा पांडे कहाँ से, तो दिल्ली कैपिटल से, हरमनप्रीत कौर हैं मुंबई इंडियंस से, दीप्ति शर्मा यूपी वॉरियर्स से, शेफाली वर्मा दिल्ली कैपिटल से हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2023 का यदि मैं वुमेन प्रीमियर लीग की बात करूँ तो जीता किसने है, तो मुंबई इंडियंस ने 2023 का वुमेन प्रीमियर लीग जीता है और उपविजेता रही है दिल्ली कैपिटल। जो पॉइंट टेबल थी लीग पॉइंट में, लीग मैचेज में, उसमें दिल्ली कैपिटल फर्स्ट स्थान पर थी। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो WPL 2023 में रहा है वो हेली मैथ्यूज रही हैं, जो मुंबई इंडियंस की प्लेयर हैं। सबसे अधिक रन थे दोस्तों मैग लैनिंग के, दिल्ली कैपिटल की खिलाड़ी। सबसे अधिक विकेट थे हेली मैथ्यूज के, जो प्लेयर ऑफ द सीरीज रही है। नेक्स्ट वाला है विच बैंकिंग सिस्टम इज नॉट कंट्रोल्ड बाय RBI। RBI के द्वारा कौन सा बैंकिंग सिस्टम है जो रेगुलेट नहीं किया जाता है, विनियमित नहीं किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है वो PACS यानी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी की देखरेख नहीं करती है, क्योंकि वे 1949 के बैंकिंग विनियमन एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी यहाँ पर RBI के तहत एक तो दोस्तों शेड्यूल्ड बैंक आती हैं जो अनुसूचित बैंक है, एक गैर अनुसूचित बैंक है। तो इन दोनों के बारे में भी काफ़ी बार सवाल आता है। तो जिन बैंकों को RBI एक्ट 1934 के तहत सेकेंड शेड्यूल में शामिल किया गया है वो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, अनुसूचित बैंक हैं, और जो RBI एक्ट 1934 की सेकेंड अनुसूची में नहीं है वो गैर अनुसूचित। अब गैर अनुसूचित में कोऑपरेटिव बैंक आ जाते हैं। कोऑपरेटिव बैंक 3 स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और प्राइमरी स्तर पर होती है। तो ये कोऑपरेटिव बैंक है गैर अनुसूचित बैंक। और जो नॉन शेड्यूल्ड गैर अनुसूचित बैंक है उनको केस रिजर्व रेशियो को पालन तो करना पड़ेगा, लेकिन केस रिजर्व रेशियो बाकी जितने भी शेड्यूल्ड बैंक है वो RBI के पास डिपॉजिट रखती है, लेकिन इनको जरूरी नहीं है। और बाकी ये RBI एक्ट 1934 के प्रावधानों के अनुसार इसकी स्थापना RBI की 1 अप्रैल 1935 को हुई। और अनुसूचित बैंक 5 ग्रुप में बंटी हुई है: भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदेशी बैंक और जो भी अदर निजी क्षेत्र की बैंक हैं। अब यहाँ पर बैंक की बात करें तो सबसे पहले 1949 के बाद जो 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ वो कब हुआ? 1969 में। उसके बाद 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं UEFA महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो UEFA महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला मनीषा कल्याण हो जाएगी। अगस्त 2022 का ये करंट अफेयर्स है। 2022-23 का जो UEFA वुमेन चैंपियंस लीग की विजेता रही है वो बार्सिलोना टीम है स्पेन की। नेक्स्ट, द किंग ऑफ विच राजपूत डायनेस्टी प्रमोटेड जैनिज्म। जैन धर्म को अपनाने वाला कौन सा राजपूत वंश था जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था? ये कुछ ऑप्शन थे: प्रतिहार, चालुक्य, चोल, चेरा। तो इसमें से चालुक्य करेक्ट हो जाएगा। चालुक्य काफ़ी शासक जैसे कुमारपाल हैं, कुमारपाल को हेमचंद्र ने जैन धर्म अपनाने के लिए प्रभावित किया। इसके अलावा चालुक्य शासक सोमदेव हैं और ये भी जैन धर्म से जुड़े हुए थे। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर बात करूँ, ये तो राजपूत डायनेस्टी ये विकल्प थे तो चालुक्य हो जाएगा। बाकी मौर्य डायनेस्टी है, जैन धर्म से संबंध रहा है मौर्य डायनेस्टी का भी। तो महान मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम वर्षों के दौरान जैन सन्यासी बने थे और कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट वाले, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्यों के बारे में बात की गई है? पोषण के स्तर, न्यूट्रिशन के लिए बात की गई है, वो आर्टिकल 47 में की गई है। अनुच्छेद 46 जो DPSP है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है, और इसमें कहा गया है कि राज्य मादक पेय और नशीले पदार्थों का निषेध करेगा, पोषण स्तर को बढ़ाएगा। आर्टिकल 45 क्या है? तो आर्टिकल 45 है 6 से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रावधान है। वो 6 वर्ष से आयु तक है, वो कौन करेगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने का प्रावधान ये है राज्य इसका प्रावधान करेगा। नेक्स्ट है 2004 से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो फिक्स्ड स्थान पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है वो गोवा में होता है। 2004 से कंटिन्यू ये गोवा में हो रहा है स्थायी रूप से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जो 1952 में स्थापित हुआ था। और अभी लेटेस्ट जो हुआ है वो 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ है 2022 में, अक्टूबर नवंबर में। और जो 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 हुआ है, इसमें प्रमुख अवार्ड की बात करें, गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया है फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स।
और बेस्ट डायरेक्टर का दिया गया है नदेर शेवियर को, नो एंड मूवी के डायरेक्टर। बेस्ट एक्टर भी वाहिद मोबाशेरी, नो एंड के। बेस्ट एक्ट्रेस हैं वो है डेनिला मेरिन नेवरो। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कार्लोस शोरा को दिया गया है। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर हैं चिरंजीवी। ICFT यूनेस्को गांधी मेडल दिया गया है पेयम इस्कंदर को दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पर संरचनात्मक मॉडल का सवाल पूछा गया है। इकोनॉमी का एक सवाल एग्जैक्ट नहीं मिला है, जिन्होंने कमेंट सेक्शन में बताना एग्जाम दिया है क्या था एग्जैक्ट सवाल। बाकी यहाँ पर बेरोजगारी की बात करूँ, चक्रीय बेरोजगारी, इकोनॉमिक्स से ये सवाल पूछ लिया जाता है मौसमी बेरोजगारी क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी की यदि बात करें तो वह बेरोजगारी संरचनात्मक उस समय होती है, कब होती हैं, जबकि किसी व्यक्ति की योग्यता उसके कार्य की आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं होती है। ये मांग के स्वरूप में दीर्घकालीन परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है तथा अर्थव्यवस्था की मौलिक संरचना को ये परिवर्तित कर देती है। व्यक्ति नए विस्तृत आर्थिक क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली नई प्रौद्योगिकी को सीखने में असमर्थ रहता है। इस प्रकार वह स्थायी रूप से बेरोजगार हो जाता है। जैसे कि जब कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ तो बहुत से श्रमिकों को निकाल दिया गया क्योंकि वो योग्य नहीं है, उनको कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी कब होती है, जब कोई व्यक्ति है उसकी योग्यता कार्य के अनुरूप आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं होती है, वो है संरचनात्मक बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या है, तो विशेषकर कृषि के क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी, एक मौसम में फसल हो जाएगी फिर किसान है बिल्कुल बेरोजगार। तो इस प्रकार की बेरोजगारी वर्ष में एक विशेष समय में अथवा मौसम में होती है, जैसे पर्यटन स्थल में भी होती है, कृषि में भी देखने को मिलती है, होटल वगैरह में भी देखने को मिलती है। और बाकी यहाँ पर एक प्रमुख बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी आपको पूछ रहे 2008 में जो वैश्विक मंदी आई थी वो किस टाइप की बेरोजगारी थी, वो चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय या मांग में कमी के कारण बेरोजगारी तब होती है जब अर्थव्यवस्था को कम श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है, जब लेबर की आवश्यकता कम होती है अर्थव्यवस्था में, तब चक्रीय बेरोजगारी। जहाँ पर मांग नहीं है तो लेबर की कहाँ से आवश्यकता होगी, जब वस्तुएं और सेवाओं की समग्र मांग में संपूर्ण देश में कमी हो जाती है, डिमांड नहीं आती तो रोजगार ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। उसी के अनुसार बेरोजगारी में वहाँ पर मंदी होती है। 2008 में जो वैश्विक मंदी देखने को मिली, श्रमिकों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ एक घर्षण जो बेरोजगारी है, संघर्षात्मक बेरोजगारी। संघर्षात्मक बेरोजगारी उस समय होती है जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश करता है, उस दरमियान बीच में जब रोजगार नहीं मिलता है तो गैप आ जाता है, वो संघर्ष कर रहा है, तो वो बेरोजगारी रोजगार की तलाश में एक को छोड़कर दूसरे की ओर मुड़ने के केस में होती है। और यहाँ पर प्राकृतिक बेरोजगारी की दर संघर्षात्मक तथा संरचनात्मक बेरोजगारी के योग को बेरोजगारी की प्राकृतिक दर कहते हैं। एक प्रच्छन्न बेरोजगारी भी होती है, तो बेरोजगारी जो प्रत्यक्ष रूप से आपको नहीं दिखाई देगी वो प्रच्छन्न बेरोजगारी है। जैसे ये उस समय होती है जबकि कोई व्यक्ति उत्पादन में कोई योगदान नहीं देता जबकि प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता हुआ दिखता है। अब खेती की बात कर लेते हो, एक ही परिवार के 5 से 6 सदस्य लगते हैं लेकिन उत्पादन तो वही सेम होना है, तो एक तरीके से ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है। घर्षण बेरोजगारी एक अस्थायी स्थिति है जब श्रमिक पिछली नौकरी छोड़ने के बाद नई नौकरी खोजने के लिए, जो संघर्षात्मक है घर्षण बेरोजगारी है जब दो नौकरी के बीच में गैप हो जाता है, वो वाली हो जाएगी। अगला सवाल, असद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? असद अली खान है दोस्तों रुद्र वीणा के। 2008 में इन्हें भारतीय पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो असद अली खान रुद्र वीणा। सारंगी वादक की बात करें तो शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदा खान, अब्दुल लतीफ़ खान सारंगी हैं। वायलिन के लालगुड़ी जयराम, विजय जोग, एम चंद्रशेखरन, मुरलीधरन, गोपाल कृष्णन, TN कृष्णन वायलिन के हैं। सरोद में अलाउद्दीन खान का नाम आता है, बुद्धदेव दास गुप्ता, अमजद अली खान सरोद वादक हैं, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, बहादुर खान, ये सभी सरोद के हैं। सितार में रविशंकर का नाम आता है, उमाशंकर मिश्र हैं, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खान सितार वादक, शाहिद परवेज, वंदे हसन, अनुष्का शंकर, हराश शंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, मुस्ताफ अली खान, ये अरविंद पारिक हैं सितार प्लेयर। संतूर में शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, तरुण भट्टाचार्य हैं। रुद्र वीणा में असद अली खान, जिया मोहिनुद्दीन डागर, असित कुमार बनर्जी, बाहुद्दीन डागर, ज्योति हेगड़े, हिंदराज द्विवेकर, बंदे अली खान रुद्र वीणा। वीणा वादक ये सभी मोहिनुद्दीन डागर वगैरह हैं। असद अली खान जो आपको पूछा है रुद्र वीणा का, मोहन वीणा पूछे तो विश्व मोहन भट्ट हैं, वायलिन का हो चुका है। गिटार के ब्रजभूषण काबरा दोस्तों गिटार वादक हैं। बेजू धर्मजन भी गिटार वादक है। पियानो के वी बलसारा आपको पूछे तो पियानो वादक हैं। विचित्र वीणा के जो एक तार का वीणा है उसके अब्दुल अजीज़ खान, अहमद राजा खान हैं। शहनाई में दयाशंकर, बिस्मिल्ला खान, अली अहमद हुसैन, कृष्ण राम चौधरी,
ये शहनाई वादक है। हारमोनियम के श्री पुरुषोत्तम वालवलकर, अप्पा जलगांवकर हैं। बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष। नादस्वरम राजा रत्नम पिल्लई, निरुस्वामी पिल्लई। तबला में जाकिर हुसैन, साबिर खान, अल्लाह रखा खान, पंडित किशन महाराज, संदीप दास, ये सभी गुद्दई महाराज, लतीफ़ खान तबला वादक हैं। और इसके अतिरिक्त आपके इम्पोर्टेंट मृदंगम है, तो मृदंगम का केवी प्रसाद याद रखना है। पालगट रघु हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पालगट मणि अय्यर है मृदंगम के। नेक्स्ट सवाल है 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक मेडल किस राज्य ने जीते हैं। जैसे टॉप तो दोस्तों सर्विसेज ने किया, लेकिन सबसे अधिक मेडल महाराष्ट्र के 36वें राष्ट्रीय खेल जो गुजरात में हुआ है, टोटल 140 मेडल के साथ पदक तालिका में सेकंड पोजीशन पर। ओवरऑल सबसे अधिक मेडल महाराष्ट्र के 140 मेडल, जिसमें 39 गोल्ड थे। फर्स्ट रैंक गोल्ड मेडल के अकॉर्डिंग मिलती है, तो सर्विसेज के सबसे अधिक 61 गोल्ड थे। बाकी ओवरऑल सर्विसेज के 128 हैं और महाराष्ट्र के टॉप सेकंड स्थान पर हैं, क्योंकि गोल्ड का में 140 है। थर्ड हरियाणा के हैं। तो राष्ट्रीय खेल जो 36वां संस्करण 2022 गुजरात में हुआ है, गुजरात के 6 सिटी अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में हुआ है। और इसमें 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में बेस्ट पुरुष एथलीट का अवार्ड दिया गया है साजन प्रकाश को। इन्होंने 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता। बेस्ट महिला एथलीट का अवार्ड दिया गया है हर्षिका रामचंद्रा को। और नेक्स्ट 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल का होगा आयोजन गोवा में, और 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में होंगे उत्तराखंड में। ब्रह्मपुत्र के उत्तर की दिशा में सहायक नदी कौन सी है जो अरुणाचल प्रदेश से बहती है, तो ये नदी आपको स्पेशल पूछा है सुबनसिरी नदी का। ये अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। इसे गोल्ड रिवर कहा जाता है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में जो उत्तर की नदियां हैं उसमें सुबनसिरी, रोंगनाडी, डिक्रोंग, बुरोई, बोरगोंग, जिया भ्राली, धनसिरी उत्तर, पुथीमारी, मानस, बेकी, ए, सोनकोस, ये उत्तर की मुख्य सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र की। और दक्षिण की है वो नोआ देहिंग, बुरी देहिंग, देसांग, दिखो, भोगदोई, धनसिरी दक्षिण, कोपिली, कुलसी, कृष्णाई, धधनोई, जिंजरीन, ये ब्रह्मपुत्र की दक्षिणी तट की नदियां हैं। नेक्स्ट सवाल है सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक अर्बन पॉपुलेशन है दोस्तों तमिलनाडु की, सबसे शहरीकृत राज्य है। भारत में शहरी जनसंख्या दोस्तों है कितनी, तो 31.16% है वो अर्बन पॉपुलेशन है। और सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है 68.8% है। हिमाचल प्रदेश है सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला राज्य हो जाएगा, जिसके बाद है वो बिहार है। नेक्स्ट है भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कौन से राज्य शामिल नहीं है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात करें तो कौन से राज्य इसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में गुजरात आ जाएगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये भारतीय राज्य जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। प्रायद्वीप क्या मतलब है, प्रायद्वीपीय भारत का मतलब है वह भूमि जो 3 तरफ से जल से घिरी हुई है। तो भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और उत्तर में विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला है। एक सवाल दोस्तों एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं मिली है। सवाल में पूछा है कि स्कूल जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू फेस्टिवल को प्रमोट करती है वो कौन सा कृत्य है, एक तरीके से कौन सी लिस्ट में आता है। एग्जैक्ट सवाल आप बता सकते हो जिन्होंने एग्जाम दिया। प्रकाश स्पेक्ट्रम में सबसे कम वेवलेंथ होती है वो बैंगनी की होती है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य रेड की होती है, जो कि बहुत ही आपको पता है जो ट्रैफिक लाइट वगैरह रेड कलर की आपको सिग्नल वगैरह मिलेंगे, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो ये लंबी दूरी डिस्टेंस तय कर सकता है। नेक्स्ट है 2011 की सेंसस में 54.6% लोग किस क्षेत्र में लगे हुए हैं। 2011 जनगणना में 54.6% लोग थे कृषि क्षेत्र में। तो 54.6% आबादी कृषि और संबंध गतिविधियों में लगी थी। तो कृषि क्षेत्र में लगे कार्यबल की हिस्सेदारी जो कृषि और खेतिहर मजदूर उसमें थे 2001 में थी 58.2 और 2011 में 54.6%। और ये टोटल सवाल पूछे गए थे। एक एक्स्ट्रा सवाल आपको बता देता हूं जो आज आपकी इस शिफ्ट में तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है करंट का सवाल। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है, जिसे हाल ही में 2024 तक बढ़ाया गया है। तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष है ऋतुराज अवस्थी हैं। विधि आयोग को मूल रूप से 1955 में गठित किया गया, हालांकि इससे पहले 1833 के चार्टर अधिनियम में 1834 में से स्थापित किया गया था, जो अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। और 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है, जिनके अध्यक्ष है ऋतुराज अवस्थी। तो ये कुछ सवाल आज आपकी फर्स्ट सेट में पूछे गए हैं। बाकी आपको पता हो पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। और न्यू कैंडिडेट अभी तक टेक्स्ट बुक पास नहीं लिया है, सबसे बेहतरीन डील अब तक की टेक्स्ट बुक के 10 वर्ष के इतिहास में लोवेस्ट प्राइस में डील मिल रही है। टेक्स्ट बुक पास की टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करने के बाद ये पास 269 रुपये में आप ग्रैब कर सकते हो। ईयरली पास है, सभी एग्जाम कवर हो जाएंगे, तो ज़रूर इस डील को ले लेना। कूपन कोड टीटीजे के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाय बाय।